नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल में। बैतुल सुकून की बड़ी निराली हिस्ट्री है। लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, उसके साथ फैसिलिटी दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि वाहिद ये हम जो 15 किस्म के कैंसर्स करते हैं, वाहिद 100% फ्री कैंसर हॉस्पिटल है। हमारा कैश काउंटर ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक। सवाल ये है कि बिल बोर्ड्स को अगर हम देखें तो सारे डोनेशंस, सारे फाउंडेशंस, इवन कैंसर हॉस्पिटल्स के बहुत सारे स्ट्रीमर्स और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, बट बैतुल सुकून का कोई मार्केटिंग, कोई टैक्टिक नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है? डोनर का पैसा रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम वो डोनर के पैसे को इज्जत दे रहे हैं, हम एक पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करते। हॉस्पिस को अगर आप डिफाइन करें, आसान लफ्ज़ों में बता सकें, तो हॉस्पिस क्या होता है? हॉस्पिस का बेसिक मकसद ये है कि पेशेंट की जो परेशानी, मसाइल, मुश्किलात हैं उसको कम से कम किया जा सके। कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। कैंसर्स को हम जितना अर्ली डायग्नोस करें उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट, उतना ज़्यादा क्योरेबिलिटी का ज़्यादा वो होता है। अगर आपको कुछ भी फील होता है तो आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं अपना। किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू। अगर हम लंग के कैंसर्स की बात करते हैं तो उसमें स्मोकिंग हिस्ट्री, तो स्मोकिंग इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। आजकल वेपिंग बहुत चल रहा है, हर कोई छोटे से लेकर बड़े तक वेप कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से बहुत चीज़ें आने वाली हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल में। नाजरीन, कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब इर्द गिर्द में ये आवाज़ आती है या ये पढ़ा जाता है तो पैर झनझना जाते हैं, हाथ में पसीना आ जाता है, इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है या एंग्जाइटी में चला जाता है। कैंसर का इलाज मुमकिन है या नहीं, ये आज हम जानेंगे। कैंसर हॉस्पिटल बनाया क्यों है पाकिस्तान के अंदर? क्या पाकिस्तान में कैंसर इतना बढ़ रहा है? ये हम पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे काउंटर ही नहीं है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत कम है, और स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो कैंसर हॉस्पिटल तो है ही नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। डायग्नोसिस से लेकर आफ्टर कैंसर की रिकवरी भी ये लोग सुना है कि सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं और केटर करते हैं और मैनेज करते हैं। चले आए मिलते हैं जमील यूसुफ साहब से, जो यहाँ के को चेयरमैन है, डॉक्टर हिना साहिबा से जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, और डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब से जो यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर है। और सवालात हैं काफ़ी सारे। अगर आपको जानना है कैंसर के बारे में, नहीं भी जानना, तो आपने ये शो लाजमी देखना है और अपने लोगों को भेजना है ताकि आगाही हो, अवेयरनेस हो, क्योंकि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। चले आए मिलते हैं। कैंसर पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती हुई एक मुहलिक बीमारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3 लाख से जायद मरीजों में कैंसर की तशखीस होती है। ये मर्ज अपने साथ लाता है मजबूरी, तकलीफ, महंगा और नापैद इलाज, जो मरीज के साथ साथ पूरे खानदान को आजमाइश में डाल देता है। इस सूरत हाल के पेश नजर साल 1999 में बैतुल सुकून कैंसर अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया। एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद खिदमत के जज्बे से रखी गई। पाकिस्तान में कैंसर का वाहिद अस्पताल जहां तमाम मरीजों को तशखीस व इलाज बिल्कुल मुफ्त मुहैया किया जाता है। बैतुल सुकून में दी जाने वाली सहूलियात में ओपीडी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ब्लड टेस्ट, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। इनके अलावा मरीजों का सिटी स्कैन, मुफ्त अद्वियात, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज और दीगर अखराजात भी बैतुल सुकून उठाता है। यहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के दुख को अपना दुख समझते हुए कैंसर के मुश्किल सफर में उनको सुकून पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बैतुल सुकून कैंसर अस्पताल के दरवाजे बिना किसी तफरीक के हर किसी के लिए हर वक्त खुले हैं।
यहाँ कैंसर के मरीजों के इलाज के साथ मुकम्मल सेहत और खुराक का ख्याल भी रखा जाता है। बैतुल सुकून अस्पताल के साथ साथ एक हॉस्पिस भी है। यहाँ उन मरीजों का ख्याल मोहब्बत और शफकत के साथ रखा जाता है जिनमें बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बैतुल सुकून पिछले 20 साल में तकरीबन 1 लाख से जायद मरीजों को OPD जबकि 25,000 से जायद इन हाउस मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया कर चुका है। इस मिशन में कामयाबी की वजह रहा है आपका ताउन। कैंसर में मुब्तला मरीजों को सुकून पहुंचाने के इस सफर में हमारा हाथ बटाते रहें। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर हिना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, बैतुल सुकून विज़िट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली और ऑब्वियसली कैंसर एक ऐसी मर्ज़ है कि एक मतलब सिर्फ नाम ले इंसान थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, थोड़ा सा बैकफुट हो जाता है। तो टू स्टार्ट ऑफ, कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं और वो ग्रो कर करके उनकी इतनी ज़्यादा म्यूटेशन होती है, वो इतना अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं कि वो एक लम्प डेवलप कर लेता है। ओके। तो बेसिकली कैंसर का कोई एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, जिस पे रिसर्च चल रही है वर्ल्ड वाइड, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लाइक अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल वगैरह, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी वगैरह, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेट एज में प्रेगनेंसी होना, लेट एज में शादी होना, जिसकी वजह से कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कैंसर की बेसिकली हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और ये कैंसर के ट्यूमर साइज पे डिपेंड करता है। स्टेज 4 जो है वो लास्ट स्टेज होता है जिसमें से डिजीज़ अपनी जगह से स्प्रेड करके आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाती है। फीमेल्स में जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसका रेशो अब 1:8, मतलब हर 8 औरत में 1 औरत कैंसर के लिए पॉजिटिव हो सकती है इन पाकिस्तान। यस, तो इट्स वेरी कॉमन और इसी वजह से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह अक्टूबर में हम एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बना रहे होते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो येस, इट इज़ क्योरेबल। बट कैसे डायग्नोज हो सकता है? कैंसर्स के लिए बेसिकली हम लोग जो इनकरेज कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि 30 इयर्स के बाद जो है आप लोग अपना एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन अपना रखें, मंथली एक डेट फिक्स कर लें जिस पे आप अपने आप को खुद एग्जामिन करें। इसके अलावा आप 6 मंथ्स पर जो है अपना अल्ट्रासाउंड्स और 40 इयर्स के बाद एवरी ईयर मेमोग्राम होना चाहिए। मेमोग्राम साल में एक दफ़ा होता है और इसका एक एज क्राइटेरिया होता है जो 40 इयर्स के बाद फीमेल्स ने करवाना चाहिए। बट आपने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली एक डेट बना लें और उस पर अपनी एग्जामिनेशन लाजमी रखें। 30 इयर्स के बाद? 30 इयर्स के बाद अगर आपकी कोई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें आप थोड़ा अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कि आप अपने दोनों ब्रेस्ट प्लस दोनों एक्सिला, अंडर आर्म्स, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करें। तो ये एक सेल्फ एग्जामिन करने का तरीका बता सकती है? हो सकता है या फिर उसकी एक प्रॉपर तरीके से? उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। मतलब ये है कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अपने हाथ घर पर बिल्कुल। बाकी कि अगर आपको कुछ भी फील हो तो आप अपने डॉक्टर के पास, मतलब करीबी हॉस्पिटल्स में ना जाएं, प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाएं। बट क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमें कोई गुठली हो गई है तो वो खुदा ना खास्ता कोई कैंसर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर गुठली कैंसर की हो। गुठली के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें से 80% गुठलियाँ बेज़रर होती हैं। बट ऑफ कोर्स आप लोग घर में बैठ कर कोई गुठली महसूस हो रही है तो उसका ऑफ कोर्स रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये गुठली किस वजह से है। तो अगर आपको कुछ भी आपके स्किन में चेंजेस फील हो रहा है, आपको कोई लम्प फील हो रहा है, आपका कोई निपल से ब्लडी या पसी डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने करीबी हॉस्पिटल में आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी सर्जन को जाकर दिखाइए, फिर वो वहाँ पर रूल आउट करेगा ये क्या चीज़ है। कैंसर की डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी नीडेड होती है। बायोप्सी ये तरीका होता है कि उस जगह को सुन कर नीडल डालते हैं और एक गोश्त का टुकड़ा लेते हैं और फिर वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाता है जिसकी रिपोर्ट 8 से 10 दिन में आती है। तो डेफिनेटिव कैंसर की डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी चाहिए होती है। उसके बाद जैसे ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट का कैंसर डायग्नोज हो जाता है बायोप्सी पे, फिर हम हमारे वर्कअप्स करवाते हैं जिसमें CT स्कैन्स और बोन स्कैन्स वगैरह होते हैं क्योंकि ट्यूमर डायग्नोज हो गया। अब उसकी स्टेजिंग को हमने करने के लिए हम वर्कअप करवाते हैं।
उसके बाद फिर कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर कैंसर छोटा है, अर्ली स्टेज पर है, तो उस पर हम पहले सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में फिर हम अगेन डिसाइड करते हैं कि या तो हमने पूरी छाती निकालनी होती है जिसको MRM कहते हैं, या हम छाती बचाने वाली सर्जरी करते हैं जिसमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहलाती है। बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर की लोकेशन कहाँ पर है। सर्जरी के बाद फिर अगर दूसरा स्टेप जो आता है वो कीमोथेरेपी का आता है। कीमोथेरेपी ये है कि ड्रिप के ज़रिए आपके जिस्म में दवाई दी जाती है, जो कि 3 हफ्ते पर या हफ्ते पे डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ कीमोथेरेपी दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर रेडिएशंस होती हैं और फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। कैंसर्स को हम जितना अर्ली डायग्नोस करें उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट, उतना ज़्यादा क्योरेबिलिटी का ज़्यादा वो होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कैंसर्स को लेट स्टेज में करें। इसीलिए हम लोग ज़्यादा पेशेंट्स को इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ सेटअप में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो स्टेज 4, स्टेज 3 एडवांस केसेस में आ रहा होता है। तो एडवांस केजेस उनको खुद नहीं पता होता, या फिर हमारे सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है, औरतें इस चीज़ के लिए बात नहीं कर रही होती है। तो ये है कि हम इसीलिए औरतों को, और यहाँ पे स्पेशली इस तरह के सेशंस वगैरह कर रहे होते हैं कि हम इंकरेज करें कि इसको आप एज अ सोसाइटी का बर्डन या प्रेशराइज या किसी टैबू में आके ना फील करें। अगर आपको कुछ भी फील होता है तो आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं अपना। इसके अलावा ईयरली आप मैमोग्राम्स वगैरह करवाएं। कीमोथेरेपी थोड़ा सा मतलब अगर हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे जो डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स के लिए वो कीमोथेरेपी होता है, बिकॉज कीमोथेरेपी इट्सेल्फ उसके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जिसमें उल्टी, मतली, मोशन, बुखार, मुंह में छाले होना, बालों का गिरना। तो पेशेंट के लिए एक वो जो है डिज़ीज़ भी, और इसके अलावा एक वो मतलब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, डिप्रेशन में भी पेशेंट्स आ रहा होता है। तो उस दौरान हम पेशेंट्स को यही एडवाइस कर रहा होता है कि आप लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरह अपने हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। बहुत से लोग हमारे पास ये सवाल करते हैं क्या ये बीमारी लगने वाली है, तो कैंसर कोई लगने वाली बीमारी नहीं है कि अगर इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपके घर में अगर किसी को कैंसर होता है तो बहुत से लोग उनको बंद कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे होते हैं। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके फ्रेंड्स को चाहिए कि वो मैक्सिमम उनको सपोर्ट दें। ठीक है, और किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट अगेन देखिए हमारे पास डिफरेंट कैंसर्स होते हैं। लाइक अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द लंग बकल म्यूकोजा कैंसर्स, तो बकल म्यूकोजा कैंसर्स में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू, ये चीज़ है। तो अगर इनका यूजेज कम हो, अगर हम लंग के कैंसर्स की बात करते हैं तो उसमें स्मोकिंग हिस्ट्री, तो स्मोकिंग इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, आजकल जो है, सॉरी टू कट यू ऑफ, आजकल वेपिंग बहुत चल रहा है, हर कोई छोटे से लेकर बड़े तक वेप कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से बहुत चीज़ें आने वाली हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो ये है कि इसकी वजह से एक तो एक्टिव, उसके अलावा जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं पैसिव, दोनों तरीके से। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लंग कैंसर्स। तो ये चीज़ें जो हैं, आप बाकी जो फ्रोज़न फूड आइटम्स होते हैं, टिन पैक फूड्स होते हैं, ये सब मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं। एग्जैक्ट कॉज अगेन मैं वही कहूँगी अभी अननोन है, बट ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। लिवर के कैंसर्स की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, पेशेंट्स को अगर हेप बी, हेप सी है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो वो प्रोलॉन्ग चल के लिवर कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री चूँकि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वैसे वर्ल्ड वाइड, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसको अवॉइड करें तो हम इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे खाने या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सुपर फूड्स हैं जो कि इसको अवॉइड करने में मदद लेते हैं? देखिए एग्जैक्टली कोई फ्रूट रिलेटेड कैंसर से वो नहीं है। फ्रूट इटसेल्फ एक हेल्दी चीज़ है, तो वो आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इस्तेमाल करें। लेकिन एज सच कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं है कि आप उनके यूजेज से कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसा सच नहीं है। अच्छा, और ट्यूमर को किस तरह से रिमूव किया जाता है? ट्यूमर को रिमूव करने का अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद उसके बाद कीमोथेरेपी लगती है। सर्जरी के बाद जो हमारे पास फाइनल बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उस पर भी हम डिपेंड करता है कि रेडिएशंस की नीड है या नहीं। बट उसके बाद अगर आप लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट हो भी जाता है, फॉलो अप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैंसर ट्रीट होने के बाद हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप मतलब
मतलब लाइक यू आर कैंसर फ्री नाउ, हमने उन पेशेंट्स को फॉलोअप पे रखना होता है। इनिशियली हम 6 मंथ्स के फॉलोअप्स पे रखते हैं, फिर ग्रेजुअली हम ईयरली उनका फॉलोअप रखते हैं, बट फॉलोअप आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये कैंसर रिकरेंस वापस बिल्कुल आ सकता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी वापस आ सकता है, ट्रीटमेंट के बाद भी वापस आ सकता है। तो इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम इलाज करते हुए ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप कैंसर फ्री हो। कोशिश की जाती है अगेन, अगर जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा, जितना अर्ली स्टेज होगा, उतना ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है, उतना सर्वाइवल रेट अच्छा है, उतनी प्रोग्नोसिस। यानी कि ये सारी चीज़ें सुन के मुझे लग रहा है कि कैंसर का इलाज टेक्निकली हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ये होता है कि जितना अर्ली डायग्नोस हो उतना अच्छा अर्ली ट्रीटमेंट का चांस होता है। अच्छा, जाते जाते मेरे पास एक थोड़े से मिथ्स हैं, इसको आप या बस्ट करें या फिर आप इसको बताएं ये फैक्ट है, क्या प्लास्टिक यूज़ करने से कैंसर होता है? इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो यस, प्लास्टिक यूज़ करने से, माइक्रोवेव में स्पेशली हम चीज़ें गर्म कर रहे होते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स होते हैं जो हम खानों में या मिठाइयों में यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो परफ्यूम्स वगैरह, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह हैं जो मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो इस पे रिसर्च चल रही है। तो अभी हम डिओड्रेंट्स वगैरह, परफ्यूम्स एज सच पे उस पर बात नहीं कर सकते कि क्या ये कैंसर कॉजिंग है, बट इस पे रिसर्च चल रही है। बट फूड कलरिंग, जो फूड कलर्स होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। प्लास्टिक यूजेज, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। ठीक है, फोन रेडिएशंस? फोन रेडिएशंस ऑफ कोर्स, रेडिएशंस एनी टाइप, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और शुगर जो है वो फीड करता है कैंसर को, ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, कैंसर सेल्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है। अब उन सेल ग्रोथ में अगर बॉडी में शुगर ज़्यादा है या आप ओबीज हैं, तो वो शुगर उसको ग्रो करती है, तो शुगर करती है। एंड क्या स्ट्रेस इंक्रीज करता है रिस्क फैक्टर को? स्ट्रेस डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू कैंसर। स्ट्रेस की वजह से और डिजीजेज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह, बट स्ट्रेस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। ठीक है, और जिस तरह से आपने पहले कहा, लेकिन दोबारा आप बता दीजिएगा कि क्या कैंसर कंटेजियस है? इट इज़ नॉट। जिस तरह मैंने पहले बताया, कैंसर खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी नहीं है कि एक जगह या दूसरे पेशेंट को, मतलब पर्सन टू पर्सन डिजीज़ स्प्रेड हो, तो ये कोई इस तरह लगने वाली बीमारी नहीं है। इट्स नॉन कंटेजियस डिजीज। ठीक है। डॉक्टर एना साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, अपने पेशेंट्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आके माशाल्लाह से खुशी भी हो रही है और थोड़ी परेशानी हो रही थी जब आप आ रहा था मैं, क्योंकि कैंसर का जो नाम है वो ऑब्वियसली नाम ही उसका जो है वो ऐसा खौफनाक है। और मैंने अभी पूछा एक डॉक्टर साहब से कैंसर क्या होता है, उसकी क्या प्रिवेंशन टिप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, और इस स्पेसिफिक फैसिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है। बट एज अ मेडिकल डायरेक्टर आप आसानी से अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि बैतुल सुकून में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, पहली बात है कि बैतुल सुकून अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये एक ऐसी आइडियल जगह है जहाँ पेशेंट पहुँचता है, हम उसको यानी कोई ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं करना कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। पेशेंट डायग्नोस केस हो कैंसर का, वहाँ पर हम उसको वेलकम करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, और उसके हिसाब से जो ज़रूरत की ट्रीटमेंट हो स्टेट ऑफ द आर्ट कोशिश करते हैं कि उसमें हम पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है। तो मेजॉरिटी तो ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जो आपका चल रहा है, मेजॉरिटी वही है जो ब्रेस्ट कैंसर की है। ठीक है। और बड़ी यानी बात यह है कि इसमें बात यंग पेशेंट जो हैं और एडवांस डिजीज़ है, यंग एज है और परेशान हैं इलाज के लिए, कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी कोशिश होती है कि उनके कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन और जो जो ज़रूरत की चीज़ है उनको प्रोवाइड की जाए। तो क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यंग बहुत आजकल जो है वो एनरोल हो रहे हैं? देखें, सही चीज़ है कि स्टेटिस्टिक्स निकाली जाए, तो वो प्रॉपर चीज़ तो हमारे यहाँ अभी इसके ऊपर इतना काम नहीं कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हैं जो कर रहे हैं काम, लेकिन ऑन पूरा गवर्नमेंट लेवल पे और नेशनल लेवल पे काम हो वो इस तरह का नहीं है। लेकिन ये हर जगह का आपको मिलेगा कि वहाँ यंग फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी एक्चुअल रीज़न नहीं मालूम है कि क्या बहुत सारी कॉजेज़ हैं।
पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो वो उस पर अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या रीज़न है क्यों, ये अभी तक अननोन है। ठीक है। बाद में जेनेटिक्स रीज़न भी होता है, तो वो भी एक वजह है, लेकिन वो भी अननोन है टेक्निकली। बहुत सारी जगह वो भी अननोन है। जी हाँ, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मैं अपना पर्सनली अगर मैं कहूँ कि केमिकल का जो इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है, वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमारा पानी साफ़ नहीं है, एयर हमारी पॉल्यूटेड है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा शामिल हो गए, और फिर उसके बाद एडिट है कि हम एक्स्ट्रा भी जैसे पान गुटखा छालिया तंबाकू और इस तरह की चीज़ें वो भी ऐड हो जाती हैं। तो आई थिंक ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक ठीक। और यहाँ पे इनरोल किस तरह से किया जाता है, मतलब स्टेज 1 पे इनरोल हो जाता है, स्टेज 4 इनरोल हो जाता है, किस तरह हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। ओके। और जो भी पेशेंट आए, ओपीडी में फिल्टर क्लिनिक है, वहाँ पे आके डायग्नोसिस होना चाहिए कि उसको डायग्नोस मेलिग्नेंसी है या सस्पिशियस भी है, तो फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं डायग्नोसिस करने में। ठीक है। तो वो सबको हम इनरोल कर लेते हैं। स्टेज 1 वाले तो बहुत रेयर होता है हमारे पास, रेयर हो ज़्यादातर, मेजॉरिटी 2 और 3 वाले हैं, और स्टेज 4 वाले भी आते हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। और जहाँ तक जितना ट्रीटमेंट ज़रूरत है ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं तो फिर हॉस्पिस केयर की फैसिलिटी है हमारे पास, हॉस्पिस में हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिस को अगर आप डिफाइन करें, आसान लफ्जों में बता सके तो हॉस्पिस क्या होता है? हॉस्पिस का बेसिक मकसद ये है कि पेशेंट की जो परेशानी, मसाइल, मुश्किलात हैं उसको कम से कम किया जा सके। ओके। उसमें बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो कीमो सेंसिटिव डिजीज़ है, स्टेज 4 है लेकिन कीमो सेंसिटिव है, तो कीमोथेरेपी करने से यानी पैलिएटिव ट्रीट होगा, लेकिन उससे वजह से डिजीज़ का बर्डन कम होगा, उसका पेन कम होगा, उसके प्रॉब्लम्स कम होगी, तो ये भी एक हॉस्पिस में आता है। बाद में हम असेस करते हैं उसका कीमो की कोई रिस्पांस नहीं है, कीमो कोई फ़ायदा नहीं है, पेन ज़्यादा है, तो पैलिएटिव रेडिएशन है, कोई पेन किलर्स हैं जैसे मॉर्फिन और दूसरे अच्छे पेन किलर्स हैं तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। या उसके साथ दफ़ा पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, तो उसके लिए आप ऐसा ट्रीटमेंट करें कि वो उसको रिड्यूस किया जा सके, पानी निकाला जा सके, तो ये सब हॉस्पिस के अंदर चीज़ आती हैं। ठीक ठीक। और जिस तरह से जैसे ही उसको पता चलता हो कि उसको कैंसर है या उसके करीबी को कैंसर है, तो ऑब्वियसली फिजिकली बहुत और मेंटली बहुत चैलेंज्ड हो बिल्कुल ऐसी बात तो है। क्या इसको भी केटर किया जाता है यहाँ पे? हमारा कोशिश देखा, अगर हॉस्पिटल आपने देखा तो हमारा एटमॉस्फेयर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उसमें दिया बहुत हुआ नेचर है। से रिलेटेड है। उसमें सीनरियाँ भी लगाई हुई हैं, सफाई का ख्याल है, कुछ फूल पौधे वाला भी आप एंटर होता सामने नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो एक एटमॉस्फेयर से थोड़ा साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। और हमारे यानी यहाँ पर काउंसलिंग भी है, पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है, तो वो खुश भी होता है इस तरह के इन्वायरमेंट का। और जो कुछ यानी फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं उससे काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूवमेंट अलहमदा होती है। ठीक है। और जाते जाते ये भी बताइए कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स केसेस को आप लोग हैंडल करते हैं? कॉम्प्लेक्स केसेस में अब जैसे स्टेज 4 है और बहुत सारे पेशेंट हैं जब पेट में भी पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, तो अगर वो कीमो नहीं मिली है बिल्कुल पेशेंट को, हम समझते हैं कीमो से उसको रिस्पांस मिलेगा, तो हम उसको कीमोथेरेपी देते हैं। ठीक है। सर्जरी की बाद दफ़ा बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में, तो सर्जरी आउट हो जाती है, लेकिन दूसरी मेडिसिन पेन किलर वगैरह रिलीफ दे उससे बेनिफिट मिल जाता है। उसके फीडिंग का जो चार्ट बना दिया जाए कि किस तरह से ग़िज़ा लेनी है, किस तरतीब से लेनी है, वहाँ पर डाइटिशियन मौजूद है, वो उसको गाइड कर देती है, तो उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उससे हो जाती है। तो यानी स्टेज बाय स्टेज ज़रूरत के हिसाब से वो हम गाइड कर रहे होते हैं। बाज़ खून की कमी होती है, खून की कमी से मसाइल होते हैं, सांस की तकलीफ है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया आपने और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स इस तरह के दिए, तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। यानी कॉम्प्लेक्स केस के अपने अपने हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है, इंडिविजुअली उसको देखा जाता है कि ठीक है। किसको क्या रिक्वायरमेंट है उस ठीक हिसाब से। है। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, अपने पेशेंट्स को दिया, इस इदारे को दिया और टेक्निकली इस मुल्क को दिया, उसके लिए आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो शुक्रिया उन हज़रात का अदा करूँगा जिनकी वजह से ये सेंटर चल रहा है। मैं तो एक अकेला के का वक्त दे रहा हूँ, तो देखें इसके पीछे बैकग्राउंड में देखा जाए तो बहुत बड़ी टीम है जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेंटर चल रहा है। तो मैं तो एक्चुअल तो उनका हम शुक्रिया अदा करें कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर चल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।
the man, the myth, the legend, Jamil Yusuf साहब, welcome back to the show. जमील साहब, टू बी ऑनेस्ट आपको पता है कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड नॉट ओनली फॉर मी, टू मैनी पीपल जो आपको लुकअप करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को लुकअप करते हैं, जो CPLC को लुकअप करते हैं, चाहे इंश्योरेंस की इंडस्ट्री हो, चाहे पनागाह हो, माशाल्लाह से वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने बनाया है। और ये जो बैतुल सुकून जहाँ पे हम मौजूद हैं सर, ये फैसिलिटी देखने के बाद मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं बहुत सारे कि ये किस तरह से बनाया गया। मतलब 1999 में अगर हम रिवाइंड करें बैक, तो सर क्या सोच क्या थी उस वक्त कि आप लोगों ने इसका जो है वो पहली ईंट रखी? देखिए, ये हिस्ट्री बैतुल सुकून की बड़ी निराली हिस्ट्री है। लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, उसके साथ फैसिलिटी दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। हॉस्पिस तो कोई नहीं ऐड करता, ओके, बिकॉज ये सबसे महंगी ट्रीटमेंट है। इसमें कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, पैलेटिव केयर है, और बंदा उस स्टेज पे आ गया कि उसको डेथ होनी है, तो उसको फैमिली कंफर्ट चाहिए, लास्ट डेज ऑफ लाइफ है, तो उसको जितना कंफर्ट दे सकते हैं, पेन्स हैं तो पैथोड्रीन, मॉर्फिन, ये वो है जो गवर्नमेंट सैंक्शंस करती है, लाइसेंस देती है, बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका चेक करने का, स्टॉक्स का सील, ये वो, तो पैलेटिव केयर से। तो हमारी जो चेयरपर्सन थी बैतुल सुकून की, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है, वो ज़ैनब इब्राहिम थी, ओके। और उन्होंने पहला देखा कि ये जो फोर्थ स्टेज पे पहुंचते हैं बेचारे, और जो ख़ास तौर पे, मैं गरीब और अमीर की नहीं बात करता यहाँ, मैं कहता हूँ लेस प्रिविलेज्ड, ओके, ठीक। बिकॉज आज मेरा यकीन हो गया है कि जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी कमाता है वो कैंसर अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने माँ बैंक हो जाए तो या तो घर बेचेगा, या जेवर बेचेगा, या बाइक बेचेगा, या फुटपाथ पे जाएगा। और अफसोस की बात ये हर शहर में एक फ्री कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि इसका इंक्रीज हो रहा है। कोई रिसर्च स्टडी नहीं है कि यंग एज में कैसे शुरू हो गया कैंसर होना, इतना इंक्रीज हो रहा है कि आप बोले हर गली में। आप कभी शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता खान है, टॉप सर्जन थी यहाँ अखन की, जो रिटायर हुई हैं मेरे पास, वो वॉलंटरी ऑनरी करती हैं सर्जरी, यहाँ करती हैं और साउथ सिटी में करती हैं। शफीकुर रहमान साहब हेड ऑफ ज़ियाउद्दीन थे, अच्छा, वो यहाँ सर्जरीज करते हैं 2 दिन, ओके, फ्री करते हैं और वॉलंटरी। मेरे पास 3 और 4 पेड सर्जन हैं, कोई वेटिंग टाइम नहीं है इनके। तो ये हॉस्पिस से शुरू हुआ था, ओके। जब थोड़े साल हॉस्पिस चले, अच्छा लगा, कंफर्ट हुए, लोग खुश हुए बेचारे। लास्ट डेज थे, उनको जितना हम कंफर्ट दे सकते थे। अभी भी आपने देखा, हमने हमारा कंसेप्ट वही रखा, कैंसर पेशेंट इतना डिस्टर्ब्ड होता है, इतना परेशान होता है कि उसको हम कंफर्ट क्या दें, जितना हम दे सकें। तो आप इस हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको पहली चीज़ क्या दिखती है? सारे फूल दिखते हैं, आप नेचर, आपको इंडोर प्लांट्स दिखते हैं। कोई हॉस्पिटल में इंडोर प्लांट्स नहीं नजर आएंगे आपको, ओके। मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल है, महंगा है, ओके। फिर इंडोर प्लांट्स हैं, फिर हर दीवार पर आपने देखा पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो अबाउट 100 से ज़्यादा तो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो इट लुक्स लाइक आर्ट गैलरी ऑल्सो। और ये पेंटर्स ने खुद डोनेट किया है उन्होंने, माशाल्लाह। हर आदमी के अंदर नेकियां होती हैं करने के लिए, हर एक की अपनी लिमिट्स होती हैं, बिल्कुल। करोड़पति करोड़ में देगा, छोटा आदमी छोटे में देगा। जैसे पना में मैंने आपको कहा था कि अखबार वाला वेंडर भी मैगजीन दे जाता है फ्री, उसकी जो लेवल है गिविंग चैरिटी, इस मुल्क की खूबी यही है, जो हम प्ले अप नहीं कर रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोफी है इस मुल्क में, ओके, बेतहाशा 2nd या 3rd इन द वर्ल्ड है, ओके। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उनको ये ख्याल आया कि ये एक चीज़ होगी, पर जो कैंसर जिसको है वो कैसे अफोर्ड करता है, पैसे किधर से लाते हैं, इतनी महंगी बीमारी, इलाज उस वक्त तो और महंगा था, ओके। अब तो काफ़ी लोग बनाते हैं ड्रग्स, तो थोड़ा बेटर हुआ है, बट सबसे महंगी बीमारी कैंसर है, ओके। स्टार्ट से लेके लैब टेस्ट से लेके सर्जरी से जो भी ले लें, कीमो ले लें, रेडियोथेरेपी ले लें, दवाइयाँ ले लें, स्पेशली अलग अलग किस्म के। हम तो 14-15 किस्म के कैंसर करते हैं, बट जो ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्रेन कैंसर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी हाईली एक्सटेंसिव, महंगी है और स्पेशलाइज्ड है। बिकॉज जिसको ब्लड कैंसर है, कभी उसको एक इंजेक्शन 1-1.5 लाख रुपए का महीने में लगाना होता है, ओके। या वो ब्लड का पूरा चेंज करावे, ट्रांसफ्यूज करावे, या वो ट्रीटमेंट है क्या। कितने लोग 1.5 लाख रुपए की एक इंजेक्शन खरीद एक भी नहीं कर सकते, सही बात। 20-21 दिन में, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम भी कभी लिमिटेड करते हैं, पर हम वो नहीं करते हैं। बट बहरहाल तो मैडम ज़ैनब को ये ख्याल आया कि मैं उसको कैंसर ट्रीटमेंट को भी करूँ। तो फिर उनको ये आया, उनके दामाद ने एक प्लॉट दिया, मुश्ताक राव जी साहब हैं, अपना
राव जी साहब ने उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू गिव मज़हर राव जी उनके नाम है, तो मज़हर राव जी साहब ने भी ये प्लॉट दिया और काफ़ी सारे बिजनेसमैन और ये सब फ्रेंड्स हम लोग सब मिलके डोनेट किया है। इसमें हमारे एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शायद टाटा साहब, उन्होंने खड़े होकर पूरा कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया। और आप देख लें हमारे फिलैंथ्रोपिक बोर्ड पे आप देख लें नाम, आपको हबीब्स का नाम मिलेगा, बैंक्स का है, कॉर्पोरेट्स का है, माशाल्लाह सारे लीडिंग बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सब है कॉर्पोरेट सेक्टर से, इंडिविजुअल से, सब ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर और ये हॉस्पिटल बना लिया। ठीक। अब आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें ज़ाहिर इतनी महंगी चीज़ें तो नहीं हैं। अब 4 साल से मैं उसका कोच चेयरपर्सन हूँ। ओके, टेक ओवर किया, ऑपरेशन थिएटर माशाल्लाह चला लिए, जो हमारे एक ट्रस्टी थे अल्ताफ़ आगा साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाया। ओके, और हमारे फ्रेंड ने बड़े अच्छे डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल का पहला ICU बनाया जी, था, तो वो हमारा पूरा ऑपरेशन थिएटर को ओवरसी करते हैं, कंटेमिनेशन ना हो। खलीकुर रहमान साहब हैं, अनदर वेरी गुड फिलैंथ्रोपिस्ट, उनका एक्सपर्टीज इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एंड सारी स्टडीज़ करना, सोलर ये वो क्या कैसे लगना चाहिए, तो वो हैं। तो ये हमारे 3-4 अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब हेल्प किया, सब वॉलंटरी सर्विसेज में डाला है उन्होंने। हमें ये हमारा अच्छा कॉस्ट सेविंग हुआ क्वालिटी के लिए। ओके, कि हम कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं कर रहे थे। आपने देख लिया कि हम उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो क्वालिटी मेंटेन करना भी बड़ी, बिकॉज आपका जैसे ऑपरेशन थिएटर में अगर कंटेमिनेशन है तो आप बेस्ट सर्जन को भी लगा दें आप, और कंटेमिनेशन है कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल। उसकी ट्रीटमेंट और महंगी हो जाएगी, पेशेंट भी सफ़र करेगा। तो हम हर 2 महीने में टेस्ट करते हैं, आप वहाँ टेस्ट रिपोर्ट्स वहाँ लगी हुई होती हैं, आप देखें 0 लेवल कंटेमिनेशन आ रहा है। उनका काम है चेक करेंगे, रिमूव करेंगे, बताएंगे क्या फॉल्ट है। ब्यूटीफुल ऑपरेशन थिएटर्स हैं, सारे टेस्ट पेशेंट्स आप चले जाएँ। ये वाइड आई थिंक हॉस्पिटल जिसमें डायरेक्ट पहले पेशेंट आते ही फिल्टर क्लिनिक में जाता है। हम घर नहीं भेजते हैं रजिस्टर करके, हम चाहते हैं जो पेशेंट आया बाहर दूर से आता है उसको पहले इमीडिएट केयर करो क्या है। ठीक। तो हमने फिल्टर क्लिनिक लगाया ताकि हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन्स का टाइम बचे, उनका टाइम नहीं वेस्ट हो, पेशेंट का टाइम ना वेस्ट हो। ओके, तो वो पहले वहाँ जाते हैं फिल्टर क्लिनिक में, उनकी हिस्ट्री देखते हैं क्या है। बिकॉज गरीब आदमी या लेस प्रिविलेज आदमी देखता है फ्री है, तो ज़रा भी कोई बीमारी होती है वो आ जाता है, समझते हैं ये भी ट्रीटमेंट होगा। बट हम सिर्फ कैंसर कर रहे हैं, ठीक है। बट हम मायूस होकर नहीं भेजते, हम पूरा डॉक्टर हमारी स्टडी करती है, उनको अगर देखती है कि हमारा कैंसर पेशेंट नहीं है तो उसको बोल देती है किधर और जाओ। ओके, किधर और जाओ। हम कमर्शियल हॉस्पिटल में नहीं भेजते। ओके, हम उनको सिविल हॉस्पिटल बेहतरीन है, ठीक, आपका जिन्ना हॉस्पिटल बेहतरीन है। ओके, पेशेंट हेड फाउंडेशन से भी बना हुआ है, जो कैंसर का स्पेशलाइज है, साइबर नाइफ है, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहे हैं। तो हम उनको वहाँ डायरेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब सिविल हॉस्पिटल एक शहर है पूरा, किधर जाना है, कौन से वार्ड में जाना है, वो सब पर्चा लिख के देखते हैं। तो गरीब जो आदमी आता है यहाँ वो बड़ा खुश होके जाता है, उसको बोलते हैं वहाँ जाओ, वहाँ सब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बिकॉज SIUT भी कमाल का ट्रीटमेंट है, A to Z करते हैं वो सब चीज़ें, प्रॉपर रेफरेंस की तरह बहुत एक्सेलेंट है। जिना में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बेताशार ज़ाहिर बीमारियाँ हैं, लोगों की बीमारी इसलिए ज़्यादा हो गई कि एज लिमिट ज़्यादा हो गई है, तो ज़ाहिर प्रेशर्स ऑन द हॉस्पिटल तो मैसिव है। ओके, और गवर्नमेंट नहीं कैटर करती है, तो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जो है ये गवर्नमेंट को अच्छा सपोर्ट हो गया है। हम हैं, इंडस है, LRBT है, सब आइस के लिए। तो माशाल्लाह ये एक से एक सिस्टम्स हैं जो नियरली 100% इंडस, और हम तो बिल्कुल ही 100% फ्री हैं। LRBT भी टू क्वाइट एन एक्सटेंट है। तो ये चीज़ें उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे हमने देखिए आप बेहतरीन लैब है, हमें हुसैनी ब्लड बैंक हमको फ्री सर्विस देता है। ओके, सारे जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बिकॉज पेशेंट्स आ रहे हैं, इंटीरियर्स आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, उनको अगर खून देना है तो वो किधर से लाएंगे, किधर जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो हुसैनी ब्लड बैंक हमको मैसिव सपोर्ट है। ओके, सारा हमारा जितना भी टेस्ट लैब्स ओवरसी करना, इक्विपमेंट मशीन्स, हुसैनी ब्लड बैंक करता है। ओके, एंड दे डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू अस। फिर आप देखिए मेमोग्राम लेटेस्ट मशीन्स हैं, और सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटल एक्सरेज आर ऑल माशाल्लाह, IT सॉफ्टवेयर पूरा हमारा 100% है। कितने पेशेंट पर कितना पैसा खर्च हुआ, अगर मुझे भी एक पैनाडोल लेना है तो मेरे को MR नंबर चाहिएगा, उसके बगैर नहीं दे सकता फार्मेसी। तो फार्मेसी के सारे मेडिसिन ऑल माशाल्लाह सॉफ्ट्रॉनिक्स है, जिन्होंने हमारा प्रिपेयर किया सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट बना के कस्टम टेलर्ड करके हमारा उन्होंने बनाया, मैसिव डिस्काउंट्स हमको दिए। तो सबको खुशी हो रही थी यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक, रिसर्च का भी हम सोचते हैं कभी हो जाए। तो
सीटी स्कैन है, रेडियोथेरेपी है, मेमोग्राम है, सब चीज़ कितनी महंगी होती जा रही है, अलग अलग टेस्ट है, फिर ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, फिर उसकी बायोप्सी के लिए जाता है, तो बायोप्सी के लिए हम भेजते थे, पहले हम डाउन में भेजते थे, अभी हम आगा खान के साथ कोलैबोरेशन हुआ और आगा खान हमको मैसिव 60% डिस्काउंट दे रहा है। आगा खान हॉस्पिटल ने हमारे साथ MOU भी किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, शाइस्ता खान यहाँ हमारी ट्रीटमेंट करती है और साउथ सिटी, एक फ्री हॉस्पिटल, एक मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, सर्विस का। आगा खान हॉस्पिटल हमारी सारी बायोप्सीज ये वो करता है, हमको 60-70% डिस्काउंट देता है। तो गरीब जो अनअफोर्डेबल आदमी है उसको भी बेस्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, and for free है वो उसके लिए, एंड दैट वी पे देम, बट उनको हम 60% डिस्काउंट देते हैं। तो बड़ा हाई एंडेड उनके टेस्ट भी हैं, जैसे हुसैनी ब्लड बैंक है तो टोटली फ्री है हमारा। ओके, तो जो आपने देखा, लैब्स देखा आपने, फार्मेसी में सारी यंग माशाल्लाह और फार्मासिस्ट हैं और लाइसेंसेस आर देयर। ओके, सारी हमारी ज़कात की भी हमारी सब ट्रांसपेरेंट है, कंप्लायंट है। ओके, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी की भी सर्टिफिकेशंस हमारे पास है जो सर्टिफाई कर रही है कि हर पेशेंट का जो कॉस्ट है हमारे से कम किसी का नहीं है। ओके, इन द सेंस कि आपका 1 रुपये का डोनेशन है तो 82 पैसा उसमें से पेशेंट पर खर्च होता है, 7% सिर्फ है एडमिनिस्ट्रेटिव का, 7 पैसा। ओके, ठीक। और दूसरा है जनरल जो क्लिनलीनेस ये वो चीज़ों में जाता है। ओके, एडमिन का कॉस्ट इज ओनली 7%। हमारे पास मार्केटिंग शार्केटिंग कोई हाई फ्लाई आदमी नहीं है। ओके, मैंने इतनी खिदमत की इस मुल्क की तो मैं खुद बेहतरीन से मार्केटिंग कर सकता हूँ। और अल्लाह का फजल है, इस मुल्क में यही तो खूबी है कि आज नंबर 2 पर है फिलैंथ्रोपी में, इतनी चैरिटी गिविंग है। लोग भले कहें कि हम कमज़ोर हैं, फलाना है, बट यहाँ की पब्लिक जितनी स्ट्रॉन्ग है और पीपल हैं तो उसकी नेकियाँ वो चला रही हैं उसको। वरना आप देख लीजिए, इतना महंगी चीज़ है। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि वाहिद ये हम जो 15 किस्म के कैंसर्स करते हैं, वाहिद 100% फ्री कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ कैश काउंटर ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक। तो और जो भी डोनेट करते हैं उनको हम क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली रिपोर्ट देते हैं कि उनके पैसे से कितना रीच आउट हुआ, कितने पेशेंट्स ट्रीट हुए। ओके, और हमारे पास ज़कात भी है, डोनेशंस का भी है और सादात के लिए खुम्स का कलेक्शन भी है। हम इसको भी हमें बड़ी खुशी होती है, वरना ये खुम्स का कलेक्शन का 99% लोग का पास नहीं। क्यों नहीं है? सादात का वो ज़कात तो नहीं ले सकते, कहते हैं डोनेशन से दें। क्यों डोनेशन से दें? आप खोलें खुम्स के, लोग देते हैं, मुझे दे रहे हैं माशाल्लाह, आई हैव फंड्स। और ये पेशेंट का ऑप्शन है, टिक करे। सादात है तो सादात टिक करता है, डोनेशन नॉन मुस्लिम है वो है तो डोनेशन से भी ले सकता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी 2 लाख 3 लाख कमाता है, हम समझते हैं वो ज़कात का हकदार नहीं है। अब वो ज़माना चेंज हो गया, जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेडिकेशन तो वो तो ज़कात क्या, तो ठीक है, वो कंफर्टेबल फील करता है डोनेशन के लिए, ये उसकी सोच है। अगर वो ज़कात भी ठीक करेगा तो उसका हक है। और हमारा तो फॉर्म बड़ा सिंपल है कि मैं अपने माँ बहन बाप भाई को मैं ट्रीट नहीं कर सकता। ओके, और मैं बैतुल सुकून को अथॉरिटी दे रहा हूँ पैसे कलेक्ट करने के लिए, ज़कात का, डोनेशन का, और वो टिक मार्क कर देता है। फिर हमको क्यों उसकी डिग्निटी को छेड़ना है? हम क्यों उसको पूछें तेरे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, नहीं है? वो अल्लाह को जवाबदार है और वो ज़रूर डोनेट कर रहा है मुझे वापस। मुझे नहीं पता, मेरे पास कैश काउंटर तो है नहीं, बिल्कुल डोनेशन का है, देते होंगे जाहिर, तो ही तो मैं चला पा रहा हूँ। बेताशा है डोनेशन। सिर्फ बड़े में से, जैसे आपको कहा, हर छोटे से छोटे आदमी को भी दिल चाहता है जितना वो अफोर्ड करता है वो देता होगा, वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक दे रहा है। दैट इज़ वाई हमारे फंड्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, ट्रीटमेंट भी इंक्रीज कर रहे हैं। पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त 2025 में कहाँ खड़ा हुआ है बैतुल सुकून? ये 26 साल का सफर है तकरीबन। हाँ, तभी मैंने घर से लेकर हाँ, अभी जो हमने लेटेस्ट किया है, जो आपने चूंकि सवाल ऐसे ही पूछा है, तो हमने जो हमने शुरू किया है वो टारगेटेड थेरेपी भी शुरू की है। अच्छा, ये हमने किया है सैलानी ट्रस्ट के साथ। ओके, उन्होंने हमें पहले भेजे थे पेशेंट्स, अभी उन्होंने देख लिया, तो हमारा और सैलानी का कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है। 25% हम देंगे टारगेटेड थेरेपी की मेडिकेशन का सिर्फ, बाकी तो हमारा फ्री है, दैट इज नॉट। और 75% ऑफ मेडिसिन सबसे महंगी है वो। ओके, हाँ, वो एडिशनल है ताकि वो रिकरेंस ना करें।
तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में कंपलसरी है, कोई नहीं देता, वो पेशेंट्स को लाना होता है। Okay. बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल भी नहीं देते हैं, ओके, जो चैरिटी लेते हैं, ज़कात लेते हैं, वो भी कहते हैं टारगेटेड थेरेपी का पैसा ले आओ, कोई नहीं देता। माशाल्लाह सैलानी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उसमें हम उसको बिल्कुल कर पा रहे हैं। ठीक। हमने शुरू कर दिया है, पेशेंट्स आते हैं यहाँ, हम रेकमेंड करते हैं, भेज देते हैं सैलानी में, वो नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड में आ जाता है, हम दोनों कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उन मेडिकेशन वो ऑथराइज करते हैं सैलानी, ओके, ओके, हाँ, ठीक है। वो समझते हैं अगर पेशेंट 100 रुपये का 5 भी दे सकता है तो दे, बाकी का वो डालते हैं और हमें वो 25% डालना होता है इसी। ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन बड़ा सक्सेसफुल हो गया एंड बड़ा अच्छी तरह जा रहा है, और पेशेंट्स को लिमिटेड 45 इयर्स एज हमने लिमिट किया हुआ है, सेकंड स्टेज कैंसर हो, 45 इयर्स एज हो, उसको हम टारगेटेड प्रोवाइड कर सकें एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट ठीक है, कंडोन भी हो जाता है 2-5 साल, डिपेंड्स। सैलानी भी देखते हैं उनके पास फंड्स कितना, बिकॉज सबसे महंगा है। देखिए जैसे हमारा खर्चा, अगर अभी हमारा सालाना खर्चा 40 करोड़ का है, ओके, 400 मिलियन है, तो हम जब टारगेटेड करेंगे तो हमारा खर्चा 700 मिलियन पे चला जाएगा, जंप करेगा। जम करेगा, और उनका भी कोलैबोरेशन होगा, वो भी करेंगे, और ये हम जो दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 20% उनको दे सकते हैं टारगेटेड का। ओके, जैसे हमारा ओवेरियन है, यूटेरियन सर्जरीज है, तो लेडी डफरन में बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट गायनी सर्जन है, तो हम यहाँ नहीं कराते हैं, हम लेडी डफरन भेजते हैं, Okay. जो बड़ा रेप्यूटेबल हॉस्पिटल है, ओके। ज़राब साहब हैं, सेटना के बेटे हैं, बड़े नेक काम करते हैं, ओके, और उनका बेहतरीन हॉस्पिटल है। सारे मेरा ख्याल है शुरू के बिलियनर्स, करोड़पति के सबके बीवियों के बच्चे सब लेडी डफरन में पैदा हुए, यू नो डॉक्टर ज़राब के वालिद साहब के इसके वहाँ, ठीक है ना। तो डॉक्टर सेटना बड़े फेमस हैं, तो हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है। तो मैं पूरा अपना आईसीयू चलाऊं, 24/7 चलाऊं, और इतना कॉलोसल एक्सपेंडिचर करूं, हाँ। तो ये पेशेंट्स को मेरे डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन रेकमेंड करते, वहाँ वो सर्जरी करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं कीमो के लिए, Okay. कीमो, रेडियोथेरेपी, सीटी स्कैन, ये सब होता है, ठीक है। ठीक। अब जैसे लेटेस्ट ब्लड टेस्ट, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो सनी ब्लड बैंक नहीं करता हो, और जो हैं, तो वो जमात इस्लामी का उनका उन्होंने खोला हुआ है सीटी स्कैन का, और एमआरआई की लेटेस्ट मशीन्स मंगाई है, ठीक है ना। तो हम उन पेशेंट्स को वहाँ भेज रहे हैं। देखिए हमने क्या नेटवर्किंग की है। हमारा कोरंगी क्रीक हॉस्पिटल है, उनके पास ब्यूटीफुल नई सिटी स्कैन लगी है, तो जो पेशेंट्स कोरंगी में रहते हैं हम उनको वहाँ भेजते हैं, ताकि उनको किराया ना खर्च हो, ठीक है। भाग दौड़ नहीं करना पड़े। जो नाज़िमाबाद इस साइड में रहेंगे, हम उनको जमात इस्लामी का वहाँ भेज देंगे, Okay. उनके पास लेटेस्ट है। ठीक। फिर हमारे जहाँ यूनिवर्सिटी के पास लोग रहते हैं, तो हम किरण हॉस्पिटल भेज देते हैं, उनकी अगर रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है। और जो सदर वदर साइड पर रहते हैं, तो हम जिना में एटॉमिक एनर्जी के भेज देते हैं। ठीक। तो हमने ऐसे किया हुआ है कि नेटवर्किंग की हुई है कि पेशेंट्स जिनको हम बाहर रेडियोथेरेपी, कीमो, मैं क्यों 20-20, 25-25 करोड़ की मशीन लगाऊं, जब मैंने बिजनेस नहीं करना है, मेरे लिमिटेड पेशेंट्स को मैंने ट्रीट करना है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। डोनर का पैसा रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम वो डोनर के पैसे को इज्जत दे रहे हैं। हम एक पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करते कोलैबोरेशन से। फार्मास्यूटिकल्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, Okay. मैक्सिमम हमको डिस्काउंट देते हैं वो, ठीक। ताकि हम मैक्सिमम माइलेज, जो हमारा कॉस्ट मैंने आपको बताया वो भी इतना लो है, और सीधा सीधा हम पीसीपी के सर्टिफिकेशन के साथ करते हैं। इनकम टैक्स गवर्नमेंट एग्जाम करके देती है, बिकॉज पीसीपी सर्टिफिकेशन है, सारे हमारा कोई certifications। सोर्स ऑफ इनकम हमारा तो जीरो है। अच्छा, वैसे कॉस्ट पर पेशेंट कितना होता है? इट डिपेंड्स, हर एक चीज़ का अलग है। Okay. यू नो लाइक सर्जरीज का अलग है, हमारा है। वो ब्रोशर्स में है लिखा हुआ, Okay. जो डोनेट करते हैं, लाइक एक सर्जरी का जो हमें कॉस्ट आ रहा है तकरीबन लाख रुपए हो जाता है, 90,000 to 1 लाख रुपीस पर सर्जरी। लेकिन एक कैंसर का पेशेंट तकरीबन 3 साल तो रहता है, हमें मॉनिटर करना पड़ता है 4-5 साल। 4-5 साल। Okay. देखिए रीअकर भी ना हो, हम पेशेंट्स को बहुत समझाते हैं, बड़े खुश होते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास 3 महीने 6 महीने से नहीं आए, हम उनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम बिल्कुल ठीक है। हमने कहा नहीं आप ठीक नहीं है, आप आइए, हमें वापस चेकअप करना है हमारे डॉक्टर्स ने। तो बड़ी खुशी होती है, एक लाइक एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह चल रहा है कि आप पेशेंट को कॉल कर रहे हैं, भाई आप आए नहीं हैं, आपका क्या हाल है, पूछ रहे हैं, यू नो। कुछ लोगों का पता लगता है कि उनकी डेथ हो गई है, पेशेंट्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारा वो डेटा पूरा यू नो वैसे ही लॉक रहता है। ओके, तो हम वो भी चाहते हैं हमारा वो भी अपग्रेड हो जाए, अपडेट हो जाए, यू नो पेशेंट्स का।
जो 4th स्टेज के हैं, जो आ नहीं सकते, जो हैदराबाद यहाँ आए, उनकी मेडिकेशन जानी होती है, तो हम उनको फेस टाइम पर इंटरव्यू करके उनको मेडिकेशन वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। ताकि आप बताइए वो तुक नहीं है कि सकर से बंदा आए यहाँ पे दवाई सिर्फ- लेने के लिए। ओके? सही बात। हाँ, संडेज हमारा फार्मेसी खुला होता है, तो काफ़ी सारे लोगों के रिश्तेदार उनको कंफर्टेबल होता है संडे को आके दवाई कलेक्ट करने, पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक। यू नो, हम फेस टाइम बात कर लेते हैं, हमें पता है कि पेशेंट जिंदा है। हाँ। और नहीं, माशाल्लाह कोई मरा हुआ पेशेंट का दवाई नहीं लेके गया, आज तक तो हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो ये ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी तो हमारे कौम में है, दीन मज़हब सब है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इनको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, यू नो, क्लेम नहीं कर पाते हैं। हम नेगेटिव प्रोजेक्ट ज़्यादा हम करते हर हैं। वक्त नेगेटिव पे ही जाते हैं। जैसा मेरा CPLC में रोल था, माशाल्लाह, चाहे करोड़पति हो चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, विक्टिम ऑफ क्राइम तो विक्टिम ऑफ क्राइम होता है, उसको पैसे से नहीं दौलत करते हैं। अभी तो ये है डेकोइटी हुई थी, उसकी इम्पोर्टेंस है, पैसे वाले का वहाँ कुछ होगा तो वो इम्पोर्टेंस है नहीं। हर एक, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, किडनैपिंग है तो हमारे पास रिक्शा वालों के भी केसेस आए हैं, करोड़पतियों के भी आए हैं, दोनों तरफ हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं। लॉयर्स भी हमने बेहतरीन लॉयर्स रखे हैं जो अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स थे। कन्विक्शन रेट हमारा सबसे हाई रहा जब CPLC में था। हाँ। इसी तरह से हम कहते हैं हमारा ट्रीटमेंट इज़ माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द हाँ, कोई इसमें नहीं है। जो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, वो यहाँ आते हैं सेकेंड ओपिनियन के लिए, ये भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमारा अच्छा आगे का जो कोलैबोरेशन है बेहतरीन है, वहाँ के सर्जन्स भी आ जाते हैं, उनका पैलिएटिव केयर के डॉक्टर आतिफ हैं, बेहतरीन है, उनकी बातचीत, उनके ज़ुबान, उनकी खूबसूरती, ओके। फिर वहाँ पे बच्चों के लिए ज़रा फद्दू हैं, ओके। फिर डॉक्टर सना ज़ीशान हैं, यू नो, जो सर्जन हैं, तो ये भी आते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ओके। और फिर हमारा ट्यूमर बोर्ड होता है जुमेरात को सुबह अच्छा। सुबह, सारे सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऑनलाइन होता है। तो जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उसका वो ट्यूमर बोर्ड करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो अमेरिका भी जाती है, तो उनसे भी ओपिनियन लेते हैं कि इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो जो फ्री पेशेंट्स का व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम दे सकें, बात वही है ना। हम इसको हम गरीब वर्ड यूज कर ही नहीं रहे किधर भी, हम कहते हैं लेस प्रिविलेज्ड है। अब वो गरीब भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो Depend- सकता है। हाँ। देखिए ना, आप राउंड लगाइए, देखिए आधे से ज्यादा मिडिल क्लास लोग भी बैठे हुए बेचारे, कहाँ जाएंगे। और स्पेशली लेडीज हमारा जो है वहाँ पे सिविल में लाइन लगती है, सुबह 5 बजे लोग खड़े करते, लेडीज तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जना में भी प्रॉब्लम होता है उनको, तो वो यहाँ खुश होते हैं, वो तो हमें भी खुशी होती हाँ, है। environment है, सारी एनवायरनमेंट चीज़ें। भी ऐसा है, तो वहाँ पे भी है। तो माशाल्लाह हम जितना हमसे हो सकता है तो वी आर डूइंग इट। अच्छा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का देखिए बेसिकली तो सारा हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है लोगों को ये देखना चाहिए, कम से कम ये जो ज़कात वकात निकालते हैं तो आप उनको दीजिए जो 100% फ्री हॉस्पिटल है, यू नो, मेरा ये ख्याल है। बिकॉज ये गवर्नमेंट ये रूल्स लाए तो यू नो जितनी फिलैंथ्रोफी है तो लोग प्राइवेट सेक्टर के और भी हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं। जब वही आखिर हमें पैसे दे रहे हैं जो हम चला रहे हैं, राइट, तो वो खुद भी अच्छी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। सही बात। ठीक है ना, साउथ कोरिया में इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनका प्रॉफिट वो बाहर नहीं ले जा सकते, यू नो, हॉस्पिटल से। उनको उसी में खर्चा करना है, रिसर्च में डालना है, ट्रीटमेंट में यूज करना है, री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करना है वहीं। तो फिर वहाँ फिर देखिए हर एक को ट्रीटमेंट मिल जाती है, या वो रिसर्च में डालेंगे या वो पेशेंट केयर में डाल देंगे, यू नो। बिकॉज यहाँ भी देखिए ना आप, जो हमारे एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके साथ हमने एक अटेंडेंट लाजमी बिल्कुल, रखा जी, हुआ जी। है। बिकॉज कैंसर पेशेंट को वैसे भी साइकोलॉजिकली भी संभालना ज़रा मुश्किल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अटेंडेंट उसका जानने वाला होता है तो बड़ा अच्छा होता है। और वो अटेंडेंट का खाना पीना भी हम देते हैं। जी, वो मैंने किचन देखा माशाल्लाह से, वो भी हाइजेनिक और डाइटिशियन के तरीके से प्लान होता है। डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास है, साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है। हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी कैंसर सर्वाइवर है, तो वो जब फिजियोथेरेपी कर रही है तो वो काउंसलिंग भी कर रही है। हमारी जो डाइटिशियन है वो भी एक्सीलेंट, हाईली क्वालिफाइड, वेरी गुड क्वालिटी पर्सन है। सारी फैमिली को बिठा के उसके डाइट प्लान्स बनते हैं, फिल्म्स बनाए हुए हैं क्या क्या चेक करना है। ट्रेनिंग के लिए जाते हैं फैक्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में, कि यंग वुमेन को देखना है अपना खुद सेल्फ चेक क्या कर सकते हैं, उसकी भी हमने फिल्म बनाई हुई है, ठीक। जो हम यूज करते हैं जितना मैक्सिमम आप लोग कर सकते हैं, यानी कि हर एस्पेक्ट को देखें, हर aspect हाउ को टू यू नो अवेयरनेस कैसे करें कैंसर का। बिकॉज कैंसर की देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए ना, फर्स्ट सेकंड स्टेज में, तो माशाल्लाह देयर इज नो प्रॉब्लम।
ठीक वो हो जाता है। जब थर्ड स्टेज पे जाता है या फोर्थ पे जाता है, हमारा तो यहाँ माशाल्लाह थर्ड और लेट थर्ड के भी पेशेंट्स बेहतरीन तरह से ट्रीट हो गए। ओके, मतलब रिकवर हो गए। जी ओके, ठीक है। और आपको लगता है कि इस वक्त क्योंकि कैंसर ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो हम क्या करें एज अ नॉर्मल, मतलब 65% तो यूथ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम यूथ को किस तरह से मोबिलाइज करें कि कैंसर को प्रिवेंट करें? हाँ, उनको अवेयरनेस देखना चाहिए, उनको फिल्म्स देखनी चाहिए। ओके, जो हमारे डाला हुआ है, हमारे वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, जाएं वेबसाइट पे होंगे, देखें उसमें, ताकि वो अवेयरनेस उनको हो। यूनिवर्सिटीज़ में टॉक्स होनी चाहिए लेडीज़ के लिए, और मेल के लिए भी। ब्रेस्ट कैंसर तो सिर्फ लेडीज़ का नहीं है, मेल में भी है। अच्छा। हाँ, थ्रोट है, ब्रेस्ट का है, और ये गुटखा तो हमने बैन किया हुआ है, बट सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारा माउथ कैंसर पाकिस्तान का है। इसी सिर्फ बैन नहीं करना है, ये तो कोर्ट्स को इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए कि जिस एरिया में गुटखा बिकता हो उधर का SHO सस्पेंड हो जाना चाहिए, एंड देन अगर रिपीट हो तो उसको डिसमिस हो जाना चाहिए सर्विस से। ठीक, इतना हार्ड हिटिंग करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे फैमिलीज की नस्लों को तबाह कर देता है। बिकॉज उनको ट्रीटमेंट बड़ा पेनफुल है, पैसे फुटपाथ पे आ जाएंगे, इतने जेवर बेच देंगे, सब चीज़ कर लेते हैं, जहाँ हर एक तो नहीं है ना फ्री हॉस्पिटल, राइट। हर आदमी समझता है कि फ्री है तो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो भागता है पैसे वाले हॉस्पिटल के पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पैसे वाले हॉस्पिटल से भी बेहतर हैं, क्वाइट एन एक्सटेंट। उसीलिए हमारे साथ आगा खान ने कोलैबोरेशन किया। उनका स्टैंडर्ड है, उनका लिमिट है, वो हर एक के साथ नहीं करते हैं MOU। वो हमारे को जो कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे साथ मेंटेन किया कि उनके पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, तो हमें भी आता है। उनके हमारे नर्सेज की सारी ट्रेनिंग वो देखते हैं, इसी उनके हेड नर्सेज आते हैं यहाँ, चेक करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसी है, तो वो एक हमारा अच्छा वो स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, तो हम बड़े खुश हैं, हम उनका जॉब वो कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कम होगी। ठीक। अच्छा जमील साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो ये कि रमज़ान शुरू होने वाला है, मतलब 2-3 दिन बचे हैं, तो सवाल ये है कि बिल बोर्ड्स को अगर हम देखें तो सारे डोनेशंस, सारे फाउंडेशंस, इवन कैंसर हॉस्पिटल्स के बहुत सारे स्ट्रीमर्स और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, बट बैतुल सुकून का कोई मार्केटिंग, कोई टैक्टिक नज़र नहीं आता, ऐसा क्यों है? नहीं, हमारा बिल बोर्ड्स हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। ओके, ये बिल बोर्ड्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, कांट डू इट, बट हमारा टीवी में है। हमारा हम ARY, जियो, एक्सप्रेस है, और माशाल्लाह मैं कहता हूँ ये चारों चैनल्स हमको 50% डिस्काउंट देते हैं। ओके, तो हमें खुशी होती है। न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन, जन, सब, एक्सप्रेस, इन्होंने भी हमको फ्री वो दिया हुआ है एड ऑन्स, और हम उससे रीच करते हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अवेयरनेस जितनी चाहिए कि, और हम तो वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐड दे रहे हैं कि आओ पैसे मत खर्च करो, फ्री ट्रीटमेंट कराओ। डोनेशन तो अलग चीज़ है, डोनेशन तो आ ही जाता है, अल्लाह का गारंटी है, उसी से चल रहा है, वरना आपका दिमाग नहीं काम करेगा। इतनी महंगी बीमारी 100% क्यों वाइड मुफ्त हॉस्पिटल है, वॉक इन विदाउट एनी कैश काउंटर, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह। देन लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, देते हैं पैसे, और उनको खुशी होती है, और इससे ज़्यादा सवाब नहीं है जो इन पेशेंट्स का ख्याल रखता है। इससे ज़्यादा बेहतरीन ट्रीटमेंट कराना सवाब, और एक एक पेशेंट का हम पूरा रूट दे सकते हैं। अगर आप सर्जरी अगर कहेंगे एक पेशेंट की हम करते हैं, हम उसका पूरा बता सकते हैं, कब आया हॉस्पिटल में, कब कीमो, सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मिल सकता है पेशेंट्स का। और हम दे रहे पे लोगों को रिपोर्ट्स कि आपके इस पैसे से इतने कीमोस फ्री हो गए, इतने रेडियोथेरेपी हो गए, इतने CT स्कैन्स हो गए, इतने MRIs हो गए। तो उनको बड़ी खुशी होती है, बिकॉज ये कोई नहीं देता। आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल लगा हुआ है, आई थिंक 2024 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था, उसमें पूरी डिटेल लिखी है, हमारी बैलेंस शीट्स, ये वो एवरीथिंग इज देयर, शरिया कंप्लायंट है, सब चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें उसका नहीं, हमको तो जब खुदा ही पैसे गारंटी ले रहा है कि नेक काम करोगे तो वो देता है, आपको अकल भी देता है 7 आदमी की। और उसमें सूरह रहमान में तो है कि इसका रिवॉर्ड क्या है, गुडनेस का, सिवाय गुडनेस के अलावा क्या रिवॉर्ड चाहिए आपको। ठीक। जमील यूसुफ साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, आपने हमारे मुल्क को दिया, और मुझे स्पेसिफिकली आप देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सर। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड बैतुल सुकून में। आज नाजरीन सीखने को ये है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज है
ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। कैसे मुमकिन है? आपने सुना होगा जमील यूसुफ साहब से, आपने सुना होगा डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब से, आपने सुना होगा डॉक्टर हिना साहिबा से। आज यहाँ पे विजिट करके बहुत फ़ख्र सा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी सी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है जब डोनेशन की बात आती है, जब नॉन प्रॉफिट की बात आती है और जब देने की बात आती है। हम लोग हमेशा सफ़े फहरिस्त हमेशा सबसे आगे मौजूद रहते हैं। नाज़रीन, कैंसर के ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, यानी कि 4 स्टेजेस होते हैं और कैंसर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं आप आसानी से क्योर कर सकेंगे। आपने क्या करना है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको कैंसर है तो फिर आपने यहाँ अपना रुख मोड़ना है और यहाँ पे जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर सकेंगे ये लोग करेंगे। आपने क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।